आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 6 है हमारा टर्म 1 के लिए हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा 3 वर्ग। अगर आपको चैप्टर को बहुत डिटेल में समझना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, तो मैंने चैप्टर की फुल डिटेल वीडियो बनाई है जो कि 4 पार्ट में बनाई है, क्योंकि आपको पता है चैप्टर बहुत बड़ा है। तो मैंने 4 पार्ट में आपको चैप्टर तो कराया हुआ है, लेकिन डिटेल में जानने के लिए आप उसे देख सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे टर्म 1 के हिसाब से। तो देखिए, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको वहाँ पे जो है नोट्स मिल जाए करेंगे। आप उन नोट्स, एक लिंक दे दिया जाएगा नोट्स का, आप उस पर क्लिक करके नोट्स को पढ़ सकते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन के जो भी आंसर है आप वहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो सामंतवाद है, जिसको हम इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं, ये एक शब्द है फ्यूड। ठीक है, एक शब्द था फ्यूड, फ्यूड से बना है ये। तो ये जो फ्यूड से बना है, ये फ्यूड शब्द जो है वो कौन सी भाषा से, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, रोमन, ये सारा दिया हुआ है, तो आपको पहचानना है। तो देखिए बच्चे, ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द क्या था, फ्यूड, और इससे क्या बना था, फ्यूडलिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, सामंतवाद। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग गई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूड जो है इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन में है जमीन का टुकड़ा, देश का टुकड़ा, महाद्वीप का टुकड़ा, प्रायद्वीप का टुकड़ा। तो देखिए ये जमीन के टुकड़े हैं। ठीक है, किसको कहते हैं हम, जमीन के टुकड़े को कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप याद रखें। एनसीईआरटी से लिखे हुए क्वेश्चन है ये, सारे एनसीईआरटी से बनाए, और क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आने बुक में, पेपर में सॉरी। तो एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ो और वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जर्मनी की किस जनजाति ने गॉल को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। देखिए क्या था कि अगर हम रोमन साम्राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रांत होता था, एक स्थान होता था जिसका नाम होता था गॉल। क्या हुआ कि इस गॉल का बाद में नाम पड़ गया फ्रांस, लेकिन इसको गॉल को किसने, एक जनजाति थी उसने अपना नाम दिया, उसके नाम के आधार पे इसका नाम फ्रांस पड़ा था। तो यही आपसे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में है फ्रैंक जनजाति, फ्रेंचिस जनजाति, फ्रेम जनजाति, उपरोक्त सभी। तो देखिए आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फ्रैंक जनजाति। ये जो फ्रैंक जनजाति थी, इन्होंने अपना नाम दिया था और उसका नाम क्या पड़ गया था, फ्रांस पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नारमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था। मैं तो इसे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, ये बहुत ज्यादा पेपर में आने के चांस है, तो आप इसे याद कर लो। तो देखिए ये बात है लगभग लगभग 11वीं शताब्दी की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर को एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखो, 11वीं शताब्दी की बात है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नारमंडी के राजकुमार ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो द्वीप थे इसको कब जीता था। तो आप आंसर क्या करोगे, सी ऑप्शन करोगे, 11वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। देखिए चैप्टर अगर आपने डिटेल में वीडियो देखी होगी, तो चैप्टर का नाम क्या है, 3 वर्ग। तो 3 वर्ग, इसमें 3 वर्गों की बात है, जिसमें आप एक पादरी वर्ग देखते हो। ठीक है, इसमें आप अभिजात वर्ग देखते हो, कृषक वर्ग और अन्य वर्ग को देखते हो आप इस चैप्टर के अंदर। तो इसी इन वर्गों में से पादरी जो थे उन्होंने अपने आप को किस वर्ग में रखा था। प्रथम का मतलब यहाँ पे सबसे उच्च स्थान से समझिए, यानी सबसे उच्च। इसको द्वितीय को आप मीडियम या मध्यम कह सकते हो, और ये सबसे निम्न कह सकते हो तृतीय को। तो जो पादरी थे इन्होंने अपने आप को किस में रखा था, सबसे प्रथम स्थान पे रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है। देखिए सही कथन पूछा है आपसे। तो देखिए अभिजात वर्ग अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण था, बिल्कुल था, क्योंकि अभिजात वर्ग जो बहुत ताकतवर था, संपदा बहुत थी, और इनका उस पर पूरा नियंत्रण था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला चेक करते हैं, वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, यस बिल्कुल बढ़ा सकते थे, बिल्कुल आपका बी पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, तो ये भी सही है भाई, क्योंकि बहुत ही पावरफुल वर्ग मानो आप इसे अभिजात वर्ग को, तो ये लगा सकते थे, और ये अपनी मुद्रा को भी प्रचलित कर सकते थे, यानी आपका सी पॉइंट बिल्कुल सही है। तीनों ही पॉइंट सही है, तो आप क्या आंसर लगाओगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मेनर शब्द डैश से संबंधित है। ऑप्शन में है विभाग, सेना, घर, किला, ये घर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट कौन थे। आपने देखा होगा कि नाइट एक ऐसा वर्ग है जो कि योद्धा वर्ग आप इसको कह सकते हो, जो कि सैन्य सेवा प्रोवाइड कराता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको सीधा सीधा आंसर पता ही लग गया है, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कौन सा सही है, आपसे ये पूछा कौन सा गलत है। पेपर में ऐसी चीजें गलती कर देते हैं हम जल्दीबाजी में। ठीक है, तो गलत पढ़ना है, आपको समझना है। फीफ भूमि का भाग था, बिल्कुल सही है, फीफ एक भूमि का टुकड़ा होता था।
फीफ को उत्तराधिकार में भी पाया जा सकता था, ये पॉइंट भी आपका सही है। फीफ 1000 या 2000 एकड़ का या उससे भी ज्यादा हो सकता था, ये पॉइंट भी आपका सही है, सी भी सही है। यानी ये 3 पॉइंट आपके सही है, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि गलत बताओ, तो जाहिर सी बात है अब जो लास्ट बच गया है वो गलत है। तो फीफ एक विशाल सेना थी, तो ये आपका पॉइंट गलत है। ठीक है, ये सेना नहीं थी बल्कि ये तो भूमि का भाग था, तो डी ऑप्शन क्या करोगे आप, कट कर दोगे। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी चर्च के जो अध्यक्ष थे पोप, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, ये कहाँ पे रहते थे? ऑप्शन में है इंग्लैंड में रहते थे, फ्रांस में रहते थे, स्कॉटलैंड में रहते थे, या रोम में रहते थे। ठीक है, कहाँ पे रहते थे सोचिए। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपके पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो आप याद रख सकते हैं कि ये रोम में रहते थे, क्योंकि चैप्टर में भी आप रोमन साम्राज्य वगैरह से रिलेटेड ही चीजें पढ़ रहे हो, तो आपको वैसे भी अंदाजा लग जाएगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे क्या कहा जाता था? ये एक तरह से आप टैक्स मान लो, टैक्स के रूप में लेते थे। ऑप्शन में मेनर, जागीर, टीथ और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो 10वां भाग ले रहे हैं ना, ये टीथ कहलाता था। ठीक है, और देखिए बच्चे, आपको ये नाम थोड़े अजीब लगते होंगे, याद रखने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपके सामने ऐसी चीजें बहुत सारी आएगी जो आपको याद करने में दिक्कत आएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो आपको याद तो रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? ये चिकित्सक था, ये संगीतज्ञ था, ये शिक्षक था, या ये पादरी था? कौन था इनमें से? तो देखिए ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली टैलेंटेड संगीतज्ञ था। ठीक है, म्यूजिशियन आप कह सकते हो इसे। तो 12वें का आपका हो जाएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, भिक्षु का एक ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निर्णय लिया, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13। ठीक है, ऑप्शन में है फ्रायर, टीथ, मेनर और इनमें से कोई नहीं। देखिए टीथ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो टीथ तो नहीं होगा, मेनर भी पढ़ चुके हो, ये भी नहीं होगा। अब आपके सामने बच ही गया है, फ्रायर बच गया, तो ये हो सकता है, तो आप ए आंसर यहाँ पे लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेनेडिक्टीन क्या है? क्या ये कोई रोमन दवाई की पुस्तक है, या मठों में भिक्षुओं के लिए कोई हस्तलिखित पुस्तक है जिसमें नियम वगैरह के बारे में बताया गया है? ये व्यापारिक नियमों की कोई पुस्तक है, या समुद्री जो यात्रा होती है उससे संबंधित कोई वृत्तांत है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए। तो देखिए ये क्या था, ये जो मठों में जो भिक्षु वगैरह रहते थे ना, उनके कुछ नियम वगैरह की ये पुस्तक थी, जो कि हस्तलिखित थी। आप इसको मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में देख सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ नियम वगैरह थे। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 है, मोनेस्ट्री यानी जिसको हम मठ कहते हैं, शब्द डैश भाषा के मोनोस से बना हुआ है, यानी कौन सी भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। ऑप्शन में है ग्रीक, फ्रेंच, रोमन और जर्मन। तो देखिए ये ग्रीक भाषा, ठीक है, ग्रीक भाषा का मोनोस शब्द जो है, इस मोनोस शब्द से मोनेस्ट्री बना है, और इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? ऑप्शन देखिए ध्यान से, 8वीं सदी में, 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात कब की है? ये है 11वीं सदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लैंड में कृषक विद्रोह का हुआ, देखिए यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे आएगा कब हुआ, यानी कि इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन में 1323, 1358, 1381 और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिए, तो ये बात है 1381 की, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेंट बेनेडिक्ट का मठ, इसका निर्माण हुआ था इटली में। ये बहुत पॉपुलर है, अगर आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो इसका कई बार नाम आता है। तो ये मठ था, ये जो मोनेस्ट्री थी, इटली में स्थापित हुई थी। तो अब आपसे ये पूछ लिया कि बताइए ये कब स्थापित हुई थी, तो आपको बताना है 529 में। ठीक है, कब हुई थी? 529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 910 में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखो, 910 में, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा टैक्स जो कि राजा केवल किसानों पे लगाता था, और वो भी कभी कभार लगाता था, इस टैक्स को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन में आपके सामने टेली, टीथ, मेनर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टैली, हालांकि यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये टैली होगा। ठीक है, लेकिन आप समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, और ये आपका ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लें, और आप वहाँ पे मैसेज सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।